हिंदी कहानी आखिरी भूत। एक पहाड़ी रास्ता, धुंध से अटापटा, पहाड़ भी धुंधले, बहुत तेजी से विपरीत दिशाओं से आती गाड़ियाँ धुंध भरे रास्ते पर अचानक संतुलन खो बैठी और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। दोनों गाड़ियों में बैठे 8 जमा 10 कुल 18 जन सभी के सभी गाड़ियों के ढलान पर से लुढ़कते लुढ़कते घटनास्थल पर ही दम तोड़ गए। दोनों तरफ से आने वाली ट्रैफिक रुक गई। बियाबान जगह पर भी देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ जुट गई। किसी ने पुलिस को भी बुला लिया। राहत कार्य बड़े जोरों शोरों से चल पड़ा। सही में हुआ क्या, ये बताने वाला कोई जिंदा नहीं बचा। मरे हुए लोगों के 18 आत्माओं में से ज्यादातर धरती से उठकर सड़क के साथ के पीपल के पेड़ पर बैठ गए। उनमें से 2-4 ने कोशिश की जिंदा लोगों को बताने की कि हुआ क्या था, पर उन्हें ना कुछ सुनाई पड़ा ना कुछ दिखाई ही दिया। एक ने तो पुलिस वाले को अच्छे से झंझोड़कर कुछ कहना चाहा, पर कोई फायदा ना हुआ। वे वापस पीपल के पेड़ पर आकर बैठ गए और चुपचाप नज़ारा देखते रहे। एक दूसरे से वे सब बिना शब्दों की बात कर पा रहे थे। अजीब बात ये थी कि ये सारे भूत पीपल की टहनियों पर अलग अलग जगह बैठे अलग अलग तरह का कुछ महसूस कर रहे थे। कुछ थे कि जिनको हादसे का भय अभी भी जकड़े हुए था। वे घबराए हुए थे और बहुत नीचे वाली टहनियों पर बैठे थे। वे अभी भी गाड़ियों और अपने खून भरे जिस्मों को देख रहे थे। वे इतने दुखी थे कि अगर उनकी आंखें और जुबान होते तो वे जार जार रो रहे होते। कुछ बीच की टहनियों पर थे। ये संख्या में कम थे, पर ये वे सब थे जिन्होंने मौत को स्वीकार लिया था। शायद इसे जीवन से भी लंबे सफ़र का एक हिस्सा मानकर सम्मान दिया था। वे समभाव से सामने की भीड़ को देख रहे थे और उसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर रहे थे। कभी कभी वे दूर अपने घर परिवार की ओर दृष्टि कर लेते। बस संस्कार ठीक से हो जाएं तो वे आगे का सफ़र तय करें। परिवारजनों के लिए प्रार्थनाओं को भी सहज आत्मिक व्यवहार की तरह करते हुए कुछ भी दर्द अथवा खुशी नहीं महसूस कर रहे थे। दिन चढ़ रहा था, धुंध खत्म हो चुकी थी, सूरज की हल्की गर्मी वादी भर में फैल रही थी। 2 आत्माएं अपने अपने शरीरों से निकलते ही एकदम ऊपर उठ गए थे। वे दोनों ना तो सड़क पर हुए हादसे की ओर देख रहे थे, ना अपने घरों रिश्तेदारों की ओर। वे इतने ऊंचे उठे हुए थे कि उन्हें जमीन पर हो रहा कुछ भी प्रभावित नहीं कर रहा था। वे न खुश थे, न दुखी, न घबराए हुए। वे बस आत्माएं थे, धुलकर मानव पने में से निकल आए हुए। वे दोनों पीपल की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ गए और आकाश की ओर देखने लगे। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। जल्दी ही उन्होंने दोस्ती कर ली और बिना शब्दों के बतियाने लगे। क्या करते थे शरीर में रहकर? कविता का विश्लेषण। कैसी कविता? जीवन की कविता। ऐसा जीवन जो देह का नहीं होता, आत्मा का होता है, जो आत्मा में से हर समय धो धो कर मैल निकालता रहता है। इस कविता ने ही मुझे धुला हुआ और हल्का बनाया है। केवल कविता ही आत्मा को धुला हुआ और हल्का बनाती है ना? तुम भी तो धुले हुए और हल्के हो। तुम क्या करते थे शरीर में रहकर? कवि हो? नहीं नहीं, मैं कवि नहीं हूँ। मेरा शरीर तो मिट्टी का शरीर था, फसल उगाता था। किसान थे? हाँ। कुछ देर बाद पहली आत्मा ने फिर दूसरे से पूछा, तुम पुरुष हो? मैं आत्मा हूँ। नहीं, जब शरीर में थे तब भी आत्मा ही था। मेरा शरीर एक औरत का था और मेरा एक पुरुष का। शरीर से स्त्री पुरुष होने से रिश्ते बनते हैं और रिश्तों से अनुभव। हाँ, ठीक कह रहे हो। अगर तुम स्त्री शरीर में होते अथवा मैं पुरुष में, तब हमारे अनुभव भिन्न रहते। हाँ, लेकिन तुम स्त्री शरीर में रहे और मैं पुरुष में। शरीर में हम दोनों के लिए बात करते हुए हम मनुष्य शब्द का प्रयोग करते थे, जो कि पुल्लिंग है। बुरा नहीं लगता था तुम्हें? अब आत्मा होते हुए नहीं लग रहा, शरीर में रहते लगता था कि ये सारी प्राथमिकताएं पुरुष को ही क्यों मिलती हैं।
फिर मैं खुद को ये कहकर समझाती थी कि शरीर में दोनों के लिए पुल्लिंग एक आम प्रयोग है और स्त्री कहलाए जाने का हक सबको नहीं मिलता, उसके लिए तो कुछ खास होना पड़ता है। पहली आत्मा ने हैरान होकर दूसरी की ओर देखा। दूसरी ने फिर कहा, जैसे सभी फल फल होते हैं, लेकिन सेब कहलाए जाने के लिए सेब होना पड़ता है, आम कहलाए जाने के लिए आम। इसी तरह से हर मनुष्य के लिए पुरुषवाचक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन स्त्री के लिए अलग से विशेष स्त्री क्रियाएं हैं, क्योंकि वो एक खास मनुष्य है। इस तरह तो तुम औरतों वाली बात कर रही हो, औरतों का पक्ष ले रही हो, फिर इस समय भी तुम स्त्री हुई और मैं पुरुष। पहले आत्मा ने चिढ़कर कहा, नहीं नहीं, ये तो स्त्री शरीर में रहते हुए मैंने जो महसूस किया वो बता रही हूँ। तुमने प्रश्न पूछा और मैंने बस उत्तर दिया, इस सब में स्त्रीवाद कहाँ से आया? उसने फिर जोड़ा, तुमने क्या महसूस किया पुरुष शरीर में रहकर? मैंने स्वयं को मनुष्य समझा, अपनी पत्नी को अपने से कुछ कम। अपने से कुछ कम क्यों? मुझे लगता था देश समाज की समझ मुझ में कहीं अधिक है, इसलिए उसे मेरे सुझाव चुपचाप मान लेने चाहिए। वो विवाद करती थी तो क्रोध हो आता था मुझे। तुम्हें उसे अपने से कुछ अधिक समझना चाहिए। देश समाज की समझ स्त्री में स्वाभाविक तौर से अधिक होती है। वो मनुष्य भी थी और स्त्री भी। तुम केवल पुरुष थे, मतलब केवल साधारण मनुष्य। मुझ में अधिक शारीरिक शक्ति थी, अधिक अनुभव भी। तो फिर इस बात को इस तरह भी तो कहा जा सकता है कि वो केवल मनुष्य थी और मैं मनुष्य भी था और पुरुष भी। इस तरह का बेहतर होने का भान अलग अलग शारीरिक जटिलताओं और भावनात्मक भिन्नताओं के कारण होता है ना? शरीर में रहते रहते दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व को स्वीकारना, एक दूसरे को सम्मान देना कठिन लगता था। दोनों एक दूसरे को अपने अनुसार ढालना चाहते थे। अब उस बारे में सोचकर मुस्कुरा देने का जी करता है। अचानक दोनों ने एक दूसरे की ओर हंसी बिखेर दी। मुस्कुराने का जी? अरे अब हमारा जी है ही कहाँ, अब तो हम कोरी चुनर सी आत्मा हैं, केवल आत्मा। अब तक दोनों आत्माएं इस तरह पीपल के पेड़ पर बैठे बैठे उकता चुके थे। दोनों एक साथ उठे और नदी के ऊपर ऊपर उड़ने लगे। उड़ते उड़ते ऊपर आसमान में उन्हें कुछ और होने की अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उन्हें ऊपर की ओर खींच रही है। हवा में ऊपर उठते उठते अचानक वे बहुत सारी आत्माओं के विश्व में आ गए। सबके सब उस स्तर पर शांत थे। नीचे धरती पर होते दृश्य लगभग वैसे थे जैसे किसी कमरे में चलते सुंदर आकर्षक वार्तालाप के साथ कहीं किसी कोने में बिना आवाज टेलीविजन पर तस्वीरें चलती रहती हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। नीचे स्तर पर बह रहे आत्माएं भी बादलों के गुदगुदे गद्दे तक पहुंचाए इन आत्माओं पर प्रभावहीन थे। आत्माओं का वो विश्व सुंदर था, बहुत ही सुंदर। कैसा लग रहा है? एक अच्छे अभिनय के बाद प्रसाधन कक्ष में पहुंचने जैसा। मंच पर जो महसूस थे हम रोते रहे, वैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है ना? बड़ी होने, ऊंची होने और स्वतंत्र होने में कितना सुख है और महान होना कितना आसान। दोनों बाकी सभी आत्माओं के साथ बादलों पर लेट गए, सुनहरी किरणों में नहाते हुए। नीचे जमीन पर अभी भी भीड़ थी, गाड़ियां थीं, शव थे, पुलिस थी, पर इन आत्माओं तक उनकी कोई तरंग नहीं पहुंच पा रही थी। जमीन पर सब कुछ ऐसा था जैसे सोने के रथ पर जाते हुए किसी सम्राट के लिए कीचड़ में बिलबिला रहे कीड़ों की आपसी मार काट हो, जिसका होना न होना बराबर, जिसका कोई क्रंदन सम्राट के कानों में नहीं, जिसका कोई लहू सम्राट की आंखों में नहीं। ऐसे सम्राट के ही समान ये आत्माएं भी वैभव में बस तैर रहे, तैर रहे, तैर रहे। परंतु वहाँ पीपल के पेड़ पर अलग अलग टहनियों पर बैठे आत्माएं अभी भी अलग अलग तरह से प्रभावित थे। कुछ अभी भी लहू और कीचड़ से सरोबार, अपने अपने लहू सने शरीरों की तरह, अपने संबंधियों के चित्कार से आहत, पर असहाय, निरावलंब। आखिर मुझे शरीर छोड़ना ही क्यों पड़ा? एक ही संवेदना शब्द रहित कुछ इस तरह से शाख पर बैठी सभी आत्माओं के बीच फैल गई। शाख के सभी आत्मा अपने अपने शरीरों और संबंधियों को तकते तकते शरीर के साथ घटी पुरानी घटनाओं को फिर महसूस रहे थे। पहला क्रंदन फिर फैला। आखिर मुझे शरीर छोड़ना ही क्यों पड़ा? आप ही ने जिद की मुझे अपने साथ लाने की, आपकी गलती थी।
गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। चलते हुए मैंने बार बार हिदायत की थी कि शुभ वेला में घर से निकलो। एक क्षण की देरी और नतीजा तुम देख ही रहे हो। ठीक समय पर ही तो निकले थे बापूजी, फिर क्यों? चुप, मरकर भी बहस करता है। तुम्हारी माँ भी तो समय पे सही काम नहीं करती। उसी ने मुहूर्त से विदा नहीं किया होगा हमें। औरतों का तो दिमाग ही नहीं होता, हर घड़ी हाँकते रहो तो भी 1000 गलतियां करती हैं। मेरे बगैर तो अब कुनबा ही डुबोएगी तेरी अम्मा। ये बता, गाड़ी में बैठते पहले दायां पाँव ऊपर रखा था कि बायां? दायां ही तो रखा था बापूजी, मरकर तो हुक्म ना चलाओ। अचानक पिता का ध्यान शव निकालते पुलिस वाले की ओर चला गया। शव का सम्मान ही नहीं, देख मेरे शरीर को किस तरह घसीट रहा है। कहते कहते बापू का आत्मा पुलिस वाले के इर्द गिर्द फैल गया। क्या कर रहे हो भाई, ब्राह्मण हूं मैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक पंडित के शरीर से ऐसा व्यवहार? बापू के भूत ने चीख चीख कर कहने की कोशिश की, पर पुलिस वाले एक जवान ने दूसरे से कहा, शरीर तो देखो इतना भारी। दूसरे ने कहा, पंडितों के गांव का है ये तो, ब्राह्मण है यार, जरा ध्यान से। पहले वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मरकर भी ब्राह्मण और शूद्र? शरीर तो शरीर है, अब कैसा भेदभाव? भेदभाव तो होता है भैया, जब तक शरीर है भेदभाव तो है ही। अब मरने के बाद तो चाहे ब्राह्मण और शूद्र के आत्माएं सट कर बैठे हों एक दूसरे से। ब्राह्मण का आत्मा घबरा कर पेड़ तक लौट आया। इधर उधर बैठी आत्माओं की जात समझने की कोशिश करता एक टहनी पर सकुचाया सा बैठ गया। बाकी आत्माएं भी जब तब पेड़ से सड़क तक आ जा रहे थे। शरीर और नाम के बिना होना ना होना एक बराबर लगता था। उधर अभी तक नाम में अटके बेला और किशोर के आत्माएं भी दुखी थे। कितनी मुश्किल से घर से भागने की हिम्मत जुटा पाई थी, तुम्हारे साथ एक दिन भी जी नहीं पाई। पर चलो, जिंदा ना सही, मरकर तो साथ साथ रहेंगे। तुम शरीर में भली लगती थी बेला, अब बिना चेहरे के मुझे आकर्षित नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे शरीर से कितना बंधा बंधा महसूस करता था मैं, अब मुझे तुम मेरी नहीं लग रही हो। क्या मैं तुम्हें कभी आत्मा के साथ ही नहीं लगी? अब भी नहीं लगती? बेला, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास शब्द तो है नहीं कि मैं झूठ बोल पाऊँ। ये मेरे सच्चे भाव हैं जो तुम तक पहुँच रहे हैं। पर मेरे प्रेम का भाव भी तो सच्चा है, पवित्र है। क्या ये नहीं पहुँच रहा तुम तक? पहुँच रहा है, हल्का हल्का, परंतु मुझे खींच नहीं रहा। वो देखो तुम्हारा शरीर, मरकर भी कितना खूबसूरत। पल भर के लिए क्रोध हो आया बेला के आत्मा को। किशोर के लिए उसका प्रेम देह से कहीं बहुत ऊपर उठा था। वो भक्ति था। शारीरिक निकटता में भी प्रार्थना की सी आत्मिक पवित्रता महसूसती थी वो। क्रोध की उस क्षण जाने क्या हुआ कि बेला का आत्मा अपने नाम से बाहर आ गया। नाम और शरीर से आज़ाद होते ही पता नहीं कैसे किशोर के लिए उसका क्रोध, उससे अपेक्षा, आकांक्षा कुछ नहीं रह गया। अपने आसपास के आत्माओं के शरीर मोह से उसे विरक्ति सी हुई। आंसू, मोह, ममता के प्रलाप उसे अर्थहीन लगने लगे। वो आत्मा कुछ ऊपर उठ गया, उसे कुछ और हल्का लगने लगा। वो कुछ और ऊपर उठा। धीरे धीरे वो पूरे दृश्य से ही दूर चला गया, नदी के ऊपर ऊपर अपने अनंत पथ पर अकेला ही। बीच की टहनियों पर 5 आत्माएं बैठे थे। उनमें से 3 चुपचाप अपनी गति होने के इंतजार में शुरू से शांत और खामोश बैठे थे। उन्हें मालूम था कि गति होते ही या तो उनके दूसरे शरीर मिल जाएंगे और वे अलग मंच पर अलग अभिनय आरंभ कर देंगे, या क्या पता उन्हें भी आकाश के आनंद सागर में कहीं अनंत काल तक कलाबाजियां लगाने का मौका मिले। परंतु अभी वे तीनों शांत थे, निष्क्रिय। बाकी दोनों कभी कभी नीचे की टहनियों पर होती हलचल की ओर आकर्षित होते, तो कभी अपनी टहनी की शांत निस्तब्धता में फिर से रम जाते। दोनों आत्माएं बार बार शरीर की कहानी सुनते सुनते शरीर की तरफ खींचते, फिर स्वयं को संयत कर लेते। ऐसा खेल काफी देर तक चलता रहा। फिर अचानक दोनों में से एक आत्मा धम से जमीन पर गिर गया। अपने मित्र, अपना साथ, अपने गहने, अपना घर परिवार, इस सब के मकड़ जाले में वो फिर उलझता रहा। वापस फिर कभी बीच की टहनियों तक नहीं पहुंच पाया। वहाँ बहुत सी जात के शरीरों के आत्मा थे, साथ साथ कलपते। उन्हें किसी भेदभाव का ध्यान ना था। लगभग सभी महसूस कर रहे थे कि जात पात, शौच अशौच, अमीरी गरीबी
औरत मर्द होने के ये सारे झगड़े केवल शरीर रहने तक हैं, शरीर के बाहर उनका कोई मतलब नहीं। मगर उधर दो बूढ़ा बुढ़िया भी थे, पति पत्नी ही रहे होंगे। बुढ़िया के आत्मा ने बूढ़े से कहा, उम्र भर शरीर में रहकर मैं कलपती रही, पत्नी जैसा सम्मान नहीं मिला मुझे। मुझे तो कभी समझ नहीं आया तुम क्या चाहती थी। तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी आय, सभी पर सम्मानीय अधिकार, सभी में भागीदारी। मुझे तो लगा मैंने सब दिया, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। याद है जब एक सम्मान समारोह में तुम मुझे पहली बार साथ ले गए थे, मंच से उतरते ही तुमने सब सामान मुझे सौंपा था, याद है? कहकर बूढ़ा हंसा। हाँ, तो खुश हुई थी ना तुमने सब मुझे सौंपा, सम्मान पत्र, ट्रॉफी, शॉल, सब। और सम्मान की राशि वाला लिफाफा सावधानी से मेरे बढ़े हुए हाथ का अपमान करते हुए वापस खींच लिया। बूढ़ा फिर हंसा। अरे ऐसी क्या क्या बातें याद रखती हो भाई, मैंने ऐसा कुछ सोचकर नहीं किया था। बाकी चीजें बड़ी थी, उन्हें कहाँ लिए फिरता। पैसों का लिफाफा छोटा था, सब जेब में रख लिया। मुझे तुम्हारी रुपयों का कोई लोभ नहीं था तिवारी जी, पर ये ऐसे ही और कई अपमानों की कड़ी में जुड़ी ऐसी बात है जो मैं कभी भुला नहीं पाई। मैंने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहा था, हाँ, मगर वो तो तुम्हारी फितरत में ही है, मेरे बिना किए भी तुम्हारा अपमान हो ही जाता है। अपमान करना, पत्नी और सेवक में फर्क न कर पाना तुम्हारी फितरत में रहा तिवारी जी। तुम्हारा रुपया तुम्हें ही वापस मिलता, बस मेरा सम्मान मुझ तक पहुंच जाता। इतनी भी समझ न रही तुम में। इस बार बूढ़े का आत्मा कुछ परेशान दिखा। पत्नी सचमुच मौका परस्त तो कभी नहीं रही, पर स्वाभाविक तौर से बहुत सारे अधिकार उसे सौंपने की आवश्यकता को कभी नहीं समझ पाए थे तिवारी जी। पत्नी फिर बोली, तुम्हारे निर्णयों में कभी राय नहीं सुनी मेरी। तुमने तो जो कह दिया वो बस कह दिया। रात दिन तुम्हारा घर सहेजती भी मैं कभी मालकिन नहीं थी। प्रेम का अर्थ भी बहुत अलग था तुम्हारे लिए। बूढ़े ने ठंडी आह भरी। चलो अब फुर्सत ही फुर्सत है, पेड़ पर बैठे बैठे जिंदगी भर के साथ का लेखा जोखा हो जाए। आत्मा खुश मिजाज था, मरकर भी चुहलबाजी। बुढ़िया चिड़चिड़ाई, नहीं करनी तुमसे बात तो ना ही करो, आत्मा हो, आजाद हो, उड़ जाओ कहीं। कहाँ जाऊं तुमसे दूर, पता नहीं कैसे कैसे बांध रखा है मुझे वो बुड़बुड़ाई। बूढ़ा गुनगुनाया, मेरे पास कोई जंजीर तो है नहीं। अरे मेरे तो हाथ भी नहीं, ना मैं समाज हूँ, ना मेरा तुम पे कोई हक। तुम ही बताओ मैं कैसे बांध सकता हूँ तुम्हें। चुप ही रही बुढ़िया, फिर बोली, चलो एक बार बच्चों का सुख संसार देख आएं, तसल्ली हो जाए, फिर साथ साथ चल पड़े आगे की ओर। अब यहाँ रुक कर भी क्या करना। अरे आगे जाने कितना झगड़ती रहोगी तुम। चलो आगे तुम पति बनना, मैं पत्नी, हिस्सा बराबर। ना ना, कैसी बात करते हो। अब जब पत्नियां मर्जी से रहने लगी तो तुम पत्नी बनोगे, कितने चालाक हो। दोनों संग संग हवा में बहते बहते एक निर्धारित दिशा की ओर उड़ चले। बुढ़िया चिड़चिड़ाती और बूढ़ा उसके गुस्से को फूंक मारता, उड़ाता। जमनी लोहारन फिर अपने घर वाले को कोस रही थी, जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। पियक्कड़ मुआ, एक टके का सुख नहीं दिया कभी। इधर देखो, बुढ़िया ने एक बार कहा और बूढ़ा संग संग हो लिया। शरीर रहते भी आत्मा से कभी लोहारन उसे अपना मर्द नहीं मान पाई थी। अब तो भला शरीर समाज से मुक्त, अब काहे का मर्द। मर्द तो ऐसा होता है, इस ठाकुर की तरह, जिसे देखकर सांसें थम जाएं। मरती मरती गाड़ी टकराई भी तो इसी ठाकुर की गाड़ी से, साथ ही मर गया। वो उड़कर ठाकुर के शरीर के पास जा पहुंची तो ठाकुर का आत्मा मुस्कुरा उठा। नीच औरतें, जिंदा कुछ ना कर पाई तो इस मरे आत्मा से क्या पतन होना भला। जो लोहारन बेचारी का आत्मा देर तक ठाकुर की देह के आसपास मुक्ति खोजता रहा और पियक्कड़ लोहार का आत्मा देसी ठर्रे के स्वाद में उलझा पेड़ पर लटका रहा। देख रहे हो, लोहार थोड़ा भी प्यार पहचान दे देता अपनी लुगाई को, मरकर भी भटक रही है बेचारी। ठाकुर के दोनों नौकर मन मसोसे पेड़ से बंधे बंधे ही रहे। अद्भुत दृश्य था। देह और विदेह का ये रंगमंच एकदम अनोठा। केवल कुछ ही आत्माएं थी जो सभी पात्रों को देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। बाकी तो सब देहधारियों की तरह अपने चरित्र की सीमाओं में बंधे केवल एक पक्ष होकर कुंठित से बैठे थे। धीरे धीरे धूप सरक कर पूरब की पहाड़ी पर चढ़ रही थी, पहाड़ पीछे कहीं दूर चले जाने को।
अब तक सारे शव निकाले जा चुके थे। शाम होते होते पोस्टमार्टम के बाद सभी रिश्तेदारों को शव सौंप दिए जाने थे। गाड़ियां घटनास्थल से हटा दी गईं। धीरे धीरे सब लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर खूब जोर से बारिश हुई और लहू का आखिरी निशान भी धुल गया। खूबसूरत पहाड़ी मोड़ फिर से खूबसूरत हो गया। हरियाली, धुंध, नदी, पहाड़, सब कुछ ऐसे ही अछूते जैसे वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। शाखों पर से आत्मा भी सब एक एक करके इधर उधर चले गए, कुछ अपनी इच्छा से और कुछ बरबस खींच लिए गए। बस बीच की टहनी पर बैठा आखिरी भूत, जो पूरा समय चुपचाप शरीरों और आत्माओं के इस अनोखे नाटक का मूक दर्शक था, उसी टहनी पर बैठा रहा। वो शायद किसी लेखक का आत्मा था, असमंजस में। इतना कुछ घटा उसके आसपास और वो उसे लिख भी नहीं सकता। बहुत देर तक गुमसुम वैसा ही बैठा रहकर वो भी उड़ चला, शहरों कस्बों के उन कोनों नुक्कड़ों की ओर जहाँ उस जैसे और कई लेखकों की आत्माएं बहुत कुछ देखते भी कुछ कह पाने लिख पाने से लाचार अपनी मौत का मातम मनाते इधर उधर उड़ते फिरते थे, मूक और लाचार, एकदम मुर्दा।